हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लेग्यूम, पल्सेस, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स के इंसेक्ट को पिछली क्लासों में पढ़ा। आज हम शुरुआत करेंगे फ्रूट्स क्रॉप्स की। क्योंकि फलों में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हम कुपोषित हो जाते हैं और हमें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्रूट्स क्रॉप्स की और फ्रूट में लगने वाले इंसेक्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स में मैंगो की। मैंगो फ्रूट में, मैंगो ट्री में जो सबसे पहला कीट लगता है वो है मिलीबग, मैंगो का मिलीबग। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वो आम, पीपल, बरगद, पपीता, शहतूत, अमरूद आदि पौधों को ये कीट अपना पोषक बनाता है। चूंकि आम के बाग में ये कीट नवंबर माह के अंत में दिखाई पड़ता है। इस कीट की जो प्रौढ़ होते हैं, जो शिशु होते हैं, वो दोनों ही अवस्थाएं हमें नुकसानदायक होती है। यह कीट कोमल टहनियों के आधार को, उनके रस को चूस करके अपना जीवन यापन करता है। होता क्या है कि इनके द्वारा चूसा गया रस, इनके द्वारा ग्रहण किया गया रस टहनियों को, शाखाओं को कमजोर बना देता है और बाद में ये टहनियां कमजोर हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप थोड़ी सी भी तेज हवा चलने पर ये पत्तियां, ये टहनियां अपने आप ही गिर जाती हैं और फल भी नहीं लगते, और थोड़े बहुत जो लगते भी हैं वो हल्की फुल्की हवा चलने पर स्वतः ही गिर जाते हैं। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, जो मादा कीट होती है, उसका लाइफ साइकिल 3 चरणों में पूरा होता है: अंडा, शिशु और प्रौढ़। लेकिन नर जो कीट होता है उसकी 4 अवस्थाओं में लाइफ साइकिल पूरी होती है: अंडा, शिशु, कृमिकोश और प्रौढ़। चूंकि नवंबर के महीने में जब हम इनको पहली बार देखते हैं तो यह उस कीट की शिशु अवस्था होती है जो अप्रैल मई के महीनों में प्रौढ़ हो जाती है। अप्रैल मई के महीने में इन कीटों के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं वह नवंबर के अंत तक परिपक्व होकर फूट जाते हैं और मई अप्रैल तक फिर से ये प्रौढ़ कीट में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना जीवन इतिहास करते हैं पूरा। बात करते हैं इसके कंट्रोल की। तो गर्मियों के महीनों में, मई जून के महीने में पेड़ के चारों ओर 1 मीटर गहराई में भूमि की हम अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करें, ताकि जो मृदा के अंदर कीट हैं वो आसानी से ऊपर आकर के नष्ट किए जा सकें। दूसरा, पेड़ के चारों ओर 1 मीटर व्यास में 1 मीटर ऊंचाई तक 2% पैराथियन या 2% लिंडेन डस्ट का हमें छिड़काव करना चाहिए, जो कि हम नवंबर के महीने में ही कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक पदार्थ की, यानी केमिकल्स की। तो मेलाथियन 50 सीसी, थायोडोन 35 सीसी और एंथियो 25 सीसी को हम प्रतिशत मात्रा में, उचित मात्रा में घोल बना करके हम पेड़ के ऊपर छिड़काव करते हैं, जिससे हमें इस कीट से सुरक्षा मिलती है। इसके बाद
हम बात करते हैं मैंगो के लीफ हॉपर की, जो कि आम की पत्तियों का सेवन करता है। चूंकि इस कीट का जो पोषक पौधा है वो आम ही है, इस कीट का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन इस कीट का वितरण भारतवर्ष में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र आदि जगहों में देखने को मिलता है। लेकिन भारतवर्ष के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वर्मा, श्रीलंका, मलाया, ऑस्ट्रेलिया में भी इस कीट का प्रकोप बखूबी रहता है। इस कीट से फसल को अत्यधिक हानि होती है, क्योंकि मेन लीफ होती है पेड़ की, और जब वही क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हमारा पौधा ऑलमोस्ट कमजोर ही हो जाता है। इसका प्रकोप जब आम में बड्स आते हैं, जो कि फ्लावरिंग स्टेज के बाद होती है, बड्स आने के समय ही इस कीट का प्रकोप हो जाता है, लगभग फरवरी के मिडिल में। इस कीट के प्रोण और निम्फ दोनों ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट का जो जीवन होता है वह 3 चरणों में पूरा होता है: एग, निम्फ और एडल्ट, यानी अंडा, शिशु और प्रौढ़। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो हमारे पेड़ की जो शाखाएं घनी हो जाती हैं, हम उनको काट करके दूर दूर करके इस कीट के प्रकोप से बचा सकते हैं। जो हम नए वृक्ष अपने बागों में लगाएं उनको दूर दूर लगाएं, और कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जैसे कि मेलाथियान, थायोडोन, न्यूवॉन, इनकी उचित मात्रा प्रति पेड़ की दर से, प्रति वृक्ष की दर से हम वृक्षों की जड़ों के भाग में देते हैं, जिससे हमें इस कीट से बचाव हो जाता है। इसके बाद आम का एक और कीट है जो बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से हमें आम के वृक्ष में क्षति पहुंचाता है, जिसका नाम है दोस्तों मैंगो स्टेम बोरर, यानी जिसको हम तना छेदक के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इस कीट का प्रकोप फलों पर तो होता ही है, लेकिन तना छेदक कीट हमारी फसलों पर, हमारी वेजिटेबल्स पर हर प्रकार से क्षति पहुंचाता है। तो ये कीट हम कह सकते हैं कि सर्वव्यापी है, जो हमारी फलों पर भी अटैक करता है। क्योंकि इसके जो पोषक पौधे हैं वो आम, अमरूद, अनार, नींबू, सेब आदि फलों को, आदि पेड़ों को ये अपना पोषक बनाता है। इस कीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारतवर्ष में, ये लगभग सभी प्रांतों में मिलता है, लेकिन उसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जगहों पर इसकी ज्यादातर मात्रा देखी गई है। इसका जो लाइफ साइकिल है वह 4 भागों में पूरा होता है, 4 चरणों में पूरा होता है: अंडा, भ्रंग, कृमिकोश और प्रौढ़। दोस्तों, इस कीट की सबसे खास बात यह होती है कि इसका जो जीवन चक्र होता है वह 1 वर्ष में ही पूरा होता है। तो इस तरह से ये कीट हमारे फ्रूट्स क्रॉप्स पर सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ये अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करता है। 1 वर्ष में इसकी एक ही पीढ़ी होती है। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो हम इस कीट को प्रकाश प्रपंच द्वारा, यानी लाइट ट्रैप द्वारा हम इसको अट्रैक्ट करके नष्ट कर सकते हैं। तनों की छाल, ग्रसित टहनियों को काटकर कीट सहित नष्ट कर भी सकते हैं। सेल्फास की आधी टिकिया प्रति छेद में डालकर गीली मिट्टी से छेद को बंद कर देते हैं, जिससे हमें इस कीट से सुरक्षा प्रदान होती है। इसके बाद बात करते हैं छाल खाने वाले कीट की। कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स की, जो ट्री की छाल को, यानी उनकी बार्क का सेवन भी करते हैं। तो बात करते हैं बार्क ईटिंग
कैटरपिलर की। क्योंकि इसके जो पोषक पौधे होते हैं आम, आंवला, अनार, चीकू आदि फ्रूट्स क्रॉप्स पर ये प्रभावी होते हैं। इसका जो वितरण है भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि जगहों पर देखने को मिलता है। क्योंकि इसकी जो सूंडी होती है वह सबसे ज्यादा प्रभावी होती है हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका जो जीवन चक्र होता है वह 4 अवस्थाओं में पूरा होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसकी जो मादा होती है वह एक बार में 300 से 500 अंडे छोटे छोटे समूहों में एक बार में दे सकती है। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो इसकी जो सूंडी होती है वह तनों में, छालों में छिद्र बना लेती है, सुरंग बना लेती है। तो उन सुरंगों में, उन छिद्रों में हम किसी भी नुकीले तार को डाल करके उन सूंडियों को नष्ट कर देते हैं। इसके साथ कार्बारिल डस्ट, इंडोसल्फान और फेनिट्रोथियान का हम उचित मात्रा में छिड़काव अपने पौधों पर करते हैं, अपने वृक्षों पर करते हैं, जिससे हमें इस फसल से सुरक्षा प्रदान होती है। इस फसल से और हमारी जो उपज है, जो यील्ड है, वह भी अच्छी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लेमन की यानी नींबू की। चूंकि लेमन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। लेमन में, नींबू में जो कीट लगता है वो सबसे पहला प्रभावी कीट होता है बटरफ्लाई यानी लेमन बटरफ्लाई। इसकी सूंडी लगभग नींबू वर्ग के समस्त पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह भारतवर्ष में लगभग सभी प्रदेशों में होता है, लेकिन भारतवर्ष के अलावा लंका, पाकिस्तान, जापान, अफ्रीका में भी इस कीट को देखा गया है। इस कीट का जो डेवलपमेंट है, जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ हिस्ट्री है, वह 4 चरणों में पूरी होती है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। दोस्तों, इस कीट की एक साल में कई जनरेशन बनती हैं, जो कि मौसम के अनुकूल होती हैं, यानी मौसम को प्रभावी मानकर ही होती हैं। जैसे कि समर में बात करें तो इनका जो जीवन चक्र है वह 20 से 30 दिनों में होता है, और विंटर यानी सर्दियों के मौसम में बात करें तो 90 से 120 दिन का इनका जीवन चक्र होता है। तो इस प्रकार से ये एक वर्ष में अपनी कई पीढ़ियों को जन्म देती हैं। बात करते हैं इसके नियंत्रण की, तो इस कीट की सूंडी जब अधिक मात्रा में हमारी फसल को, हमारे नींबू के पौधे को हानि पहुंचाती है, तो हम इस कीट की सूंडी को पकड़ करके नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा थायोडोन 35 EC, डायमैक्रोन 85 EC की हम उचित मात्रा का छिड़काव अपनी फसल पर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिट्रस लीफ माइनर की, यानी नींबू के पर्ण सुरंगक की, जो कि नींबू वर्ग की फसलों का सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा प्रभावी कीट होता है। इस कीट के जो पोषक पौधे होते हैं वह संतरा, नींबू, बेल। इसका जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह भारतवर्ष में लगभग सभी प्रांतों में, सभी जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर रूप में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश आदि जगहों में देखने को ज्यादा रूप में मिला है। इस कीट का जो लार्वा होता है वह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है हमारी फसल पर। इस कीट का जो जीवन चक्र है वह 4 चरणों में पूरा होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इस कीट की मादा एक बार में 120 से 140 अंडे तक एक बार में समूह में दे सकती है। इस कीट का जो टोटल लाइफ साइकिल होता है, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, वह
14 से 70 दिनों में पूरी होती है। तो इस तरह से ये कई जनरेशन, कई पीढ़ियों को एक वर्ष में जन्म देते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो इस कीट से जो ग्रसित टहनियाँ होती हैं, जो स्टेम्स होते हैं, उनको हम काट करके, निकाल करके नष्ट कर सकते हैं। एवं इसके साथ ही मोनोक्रोटोफॉस, डाइमेथोएट आदि केमिकल्स का यूज हम इसको नष्ट करने में कर सकते हैं। और इस कीट के नष्ट करने में हम पैरासाइट्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रूट्स सकिंग मॉथ की, यानी फलों का रस चूसने वाले शलभ की। चूंकि नींबू विटामिन सी के साथ साथ अपने रस के लिए भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगर उसके फल में रस की मात्रा कम होगी तो ये हमारे नींबू वर्ग के फसलों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम इस चीज का भी अधिक रूप में ध्यान रखते हैं कि हमारे फल में, हमारे फ्रूट में जो रस होता है वह उचित मात्रा में और अच्छी से अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त हो, जिससे हमें उसके प्रोटीन्स, उसके विटामिन्स अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकें। इस कीट के जो पोषक पौधे होते हैं वह नींबू, आम, सेब, नाशपाती और अनार होते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह भारतवर्ष में लगभग सभी जगह देखने को मिलता है, लेकिन भारतवर्ष के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में इस कीट को देखा गया है और इस कीट का प्रकोप भी देखा गया है। इसका जो जीवन चक्र होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, वह 4 चरणों में पूरी होती है। एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इस कीट की जो मादा होती है वह एक बार में 200 से 300 अंडे देती है, जो 1 मिलीमीटर व्यास का होता है एवं 8 से 10 दिनों में पककर अंडा फूट जाता है। इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 30 से 50 दिनों में होती है। तो इस प्रकार से यह कीट एक वर्ष में अपनी 3 जनरेशन को जन्म देता है, यानी लगभग 3 पीढ़ियां देता है। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, इसके नियंत्रण की। इस कीट के, इस सूंडी के जो पोषक पौधे होते हैं उनको हम अपने बागों के नजदीक या अपने बागों के पास ना लगाएं। और कीट के एडल्ट्स को, कीट के प्रौढ़ को हम लाइट ट्रैप द्वारा, प्रकाश प्रपंच द्वारा नष्ट कर सकते हैं। फलों को पकने के बाद तुरंत तोड़ लेना चाहिए। और एक इसमें देशी उपचार भी हम लोग अपना सकते हैं कि शाम के समय हम अपने बागों के पास धुआं कर दें, जिससे फलों की महक से इस कीट का प्रकोप ना हो सके, यानी ये कीट उसकी तरफ आकर्षित ना हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नई नई वीडियोस देखने को मिले, नई नई जानकारी मिले। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपकी जो भी नई वीडियो हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के द्वारा बनाई जाती है, भेजी जाती है, वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और समय समय पर आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। और लास्ट में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनको हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके वीडियोस के ऊपर